आज हम करेंगे, आपका चल रहा था ईवीएस का सिलेबस प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी जेबीटी फर्स्ट ईयर। ठीक है, उसमें हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट। 10 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है। इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप? 3 टॉपिक हैं इसके अंदर आपके। तो देखिए सिलेबस में क्या क्या है। वे ऑफ कंडक्टिंग, सबसे पहले तो यूनिट का नाम है आपका क्लासरूम ट्रांजैक्शन एंड असेसमेंट। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटे। 10 मार्क्स की ये यूनिट है जिसमें आप पढ़ोगे वे ऑफ कंडक्टिंग गुड मॉर्निंग मैम। इंक्वायरी। चलिए, वे ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वे ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी डिस्कशन एंड स्मॉल ग्रुप वर्क फील्ड विजिट प्रोजेक्ट सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, ये आपका क्या है, जो पहला पेज दे रखा है सिलेबस, उसमें दे रखी है यूनिट थर्ड जो 10 नंबर की है आपकी। दूसरा टॉपिक इसके अंदर रहेगा प्रोसेस स्किल इन ईवीएस। ईवीएस में कौन कौन सी स्किल्स हैं वो सारी। स्टूडेंट टीचर ऑर्गेनाइज्ड सिंपल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन लाइक एक्सपेरिमेंट टू सी व्हाट फ्लोट एंड व्हाट सिंक इन वाटर। ठीक है, कि स्किल्स जब ईवीएस में क्या क्या स्किल्स हम बच्चे को सिखा सकते हैं, तो इसमें क्या बता रखा है कि स्टूडेंट टीचर ऑर्गेनाइज करते हैं एक एक्टिविटी जिसमें ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि क्या चीजें तो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है, और कौन सी चीज पानी में डूब जाती है। विजिट टू नियर बाय क्लिनिक, ये एक्टिविटी करवानी है कि नियर बाय कोई भी क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, उसको क्या करवाया, विजिट करा के लाना है बच्चों को। कोई भी पॉन्ड, ठीक है, स्टेबल मार्केट, ग्रुपिंग फ्लावर सीड्स लीव, एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स बाय चिल्ड्रन, this engage with idea, make linkage, classify, analysis, kind of question they express themselves। ये सारा ना एक ही क्वेश्चन है आपका ईवीएस इन स्किल के ऊपर, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के क्या करते हो यहाँ पे टाइप। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट इसमें बता रखे हैं। उसके बाद है डिफरेंट वेज ऑफ असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग, असेसमेंट फॉर further learning, student teacher use multiple way of assessment using children photographs, drawing, narrative, children discussion। यानी कि बच्चे की असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, बच्चे की इवेल्युएशन हम कैसे कर सकते हैं, वो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। दे प्रिपेयर स्टूडेंट पोर्टफोलियो, बच्चों का पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना है। ठीक है, रिपोर्ट चिल्ड्रन प्रोग्रेस ऑन वेरियस इंडिकेटर्स सच एज एक्सप्रेशन कंसर्न ऑन जस्टिस इक्वालिटी। ठीक है, बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें तैयार करनी है, उसके सारी चीज़ों को, एक्सप्रेशन को, जस्टिस को देखते हुए, इक्वालिटी को देखते हुए, सारी चीज़ें। तो ये पूरी यूनिट आपकी यहाँ पे आज हम कर लेंगे। 10 नंबर की ये यूनिट है। आज ये निकाल लीजिए। सबसे पहले बात आती है हमारा क्लासरूम ट्रांजैक्शन एंड असेसमेंट में। फर्स्ट टॉपिक है वे ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी, खोज करने के तरीके क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये यूनिट स्टार्ट की जाती है आपका टीचिंग मेथड से। आप क्या समझते हैं, टीचिंग मेथड की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो टीचिंग मेथड क्या होता है कि टीचिंग मेथड का मतलब होता है जिस तरीके से एक व्यक्ति यानी कि एक टीचर आपको क्लासरूम में पढ़ाता है, जिस तरीके का वह यूज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक ज्यादा नॉलेज वाला बंदा अपने से कम या अपने स्टूडेंट्स को क्या है किसी विज्ञान का प्रचार करता है, तो वो सारी जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं, टीचिंग प्रोसेस या टीचिंग मेथड, या आप बोल सकते हो शिक्षण विधि उसको बोलते हैं। ठीक है, हम स्टार्टिंग से ही देखते हैं कि जब हमारे देश में गुरुकुल सिस्टम था, तो वहां से ही क्या है, हमारा शिक्षण विधि चली हुई है। वहां पर क्या था, व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड का उपयोग किया जाता था। जो गुरुजी होते थे वो एक ऊपर आसन पे बैठ के मौखिक तरीके से क्या है, लेक्चर डिलीवर करते थे, और जो उनके स्टूडेंट होते थे, जो शिष्य होते थे, वो उन सारी चीजों को सुनते थे और ग्रहण करते थे। ठीक है, तो शिक्षण विधि का अर्थ है कि जो ज्ञान है उसको बच्चों तक किस विधि के द्वारा उन तक पहुंचाया जाए ताकि वो बच्चे आसानी से उसको समझ सके, वही क्या कहलाता है, आपका टीचिंग मेथड कहलाता है। ठीक है, अब टीचिंग मेथड आपके अलग अलग टीचिंग मेथड आप यूज करते हो। एक होता है आपका लेक्चर मेथड, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, आपका लेक्चर मेथड है। ठीक है, व्याख्यान विधि जिसको बोल रहे हैं। एक होता है आपका
ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या है, आप बच्चे को लेबोरेटरी में लेके जा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। तीसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। बच्चे को क्या करवा रहे हो, आप साइंस लैब में ले गए, बच्चे से खुद एक्सपेरिमेंट करवा के देख रहे हो, तो ठीक है। ये मेन तरीका क्या है, आप बच्चे को सिखाने का, ताकि बच्चा इजीली उसको समझ आ सके, ठीक है। तो आप एक्सपेरिमेंट मेथड का यहाँ पे यूज कर रहे हो। फिर आप क्या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का भी यूज करते हो। जैसे मान लीजिए बच्चे को कोई भी डेमोन्स्ट्रेट कुछ दिखाना है, ठीक है। आप बच्चे को, जैसे अभी इसमें आया है सेकंड पॉइंट में आप पढ़ोगे, फील्ड विजिट हो गया, बच्चे को आप कहीं पे विजिट करा के फिर उसके बारे में सारी चीजें आप बताते हो, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं। भाई टीचिंग मेथड की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों नीड हुई हमें टीचिंग मेथड की। भाई टीचिंग मेथड की हमें ये नीड हुई क्योंकि प्राचीन काल से ही क्या है, सिर्फ लेक्चर मेथड से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, जिसके कारण क्या है, कुछ बच्चों को तो समझ में आ जाता है और कुछ बच्चे ऐसे जिनको नहीं समझ आता। तो जब क्या है, और एक टीचर का क्या कर्तव्य है कि वो बच्चे को सारे कंसेप्ट इजीली क्या करवा सके, समझा सके, उसको अंडरस्टैंडिंग करवा सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अगर मान लीजिए ऑलमोस्ट बच्चों को टीचर का समझ में नहीं आता है, तो बच्चे को अपना, तो टीचर को अपना टीचिंग मेथड चेंज करना चाहिए, ठीक है। ताकि हो सकता है मेथड चेंज करने से उस बच्चे को समझ में आ जाए। अब मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में से 5 बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है। 5 बच्चों को समझ में नहीं आता, 35 बच्चों को समझ में आता है, इसका मतलब टीचिंग मेथड सही है। अगर यही बात 35 बच्चों को समझ में नहीं आता, सिर्फ 5 बच्चों को समझ में आ रहा है, तो इट मीन्स टीचर को वहां पर अपने टीचिंग मेथड को चेंज करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो हमें क्या है, अपनी टीचिंग को, अपनी लर्निंग को और ईजी बनाने के लिए हमें टीचिंग मेथड की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। और कई अलग अलग ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए हम एक ही मेथड से नहीं पढ़ा सकते, सिर्फ लेक्चर मेथड से हम नहीं पढ़ा सकते। जैसे साइंस, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करा के देखने होते हैं, ठीक है। आप क्या है, हिस्ट्री की कोई चीज बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो आप फील्ड विजिट करा के बच्चे को यही सिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप और कुछ अलग अलग है, आप उन चीजों को क्या है, जैसे कुछ नाटक के तौर पर, ये जिनको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हमें क्या है, अपने टीचिंग को और इजी बनाने के लिए हमें किसकी महसूस हुई, टीचिंग मेथड की आवश्यकता महसूस हुई। और इम्पोर्टेंट क्यों है भाई टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे को क्या है, इजीली समझाने में हेल्प करते हैं, टीचर की भी हेल्प करते हैं और स्टूडेंट की भी हेल्प करते हैं। बच्चे को आसानी से क्या है, चीजें क्लियर हो जाती है। अगर एक मेथड से समझ में नहीं आता तो बच्चा दूसरे मेथड से समझ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, मैं तो है हमारे किसके लिए, टीचिंग मेथड के लिए, ठीक है। अब ये मत बोलना कि हमें पॉइंट नहीं मिला, पॉइंट से नहीं बता रही मैं, अपनी तरफ से बता रही हूँ, ठीक है। क्लियर है। आगे देखिए, आगे दे रखा है कि जो एक टीचिंग मेथड है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। मान लीजिए मैं जो पढ़ा रही हूँ टीचिंग, जो टीचिंग मेथड अपना रही हूँ, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो सहानुभूतिपूर्ण, ठीक है। जब भी आप कोई टीचिंग प्रोसेस आप ले रहे हो, कोई भी टीचिंग मेथड का यूज कर रहे हो, तो बच्चों के प्रति क्या होना चाहिए, उसको सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा मेथड आपको नहीं अपनाना है जो बच्चे के अंदर भय और आतंक को स्थापित करे, जी नहीं, हमें बच्चे को बड़े प्यार से समझाना है। आगे दूसरा जो आपका टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को गाइडलाइंस दे, उसके पथ प्रदर्शक की योग्यता का होना, ठीक है। यानी कि एक गाइडेंस की तरह आपको गाइड करे, ठीक है। एक टीचिंग मेथड वही है जो बच्चे को सही गाइडलाइंस देता है, ठीक है। उसके बाद है सहयोगपूर्ण भावना। टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के अंदर क्या है, आपस में सहयोग की भावना को जन्म दे। मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक दे दिया, मैंने ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बच्चे क्या है उसको मिलके एक टीम वर्क से क्या करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई भी मेथड ऐसा नहीं होना चाहिए जो चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको अप्रूव नहीं करती। चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब जो मेथड बच्चों के लिए सही है, सिर्फ वही मेथड हमें यूज करना है, जिससे बच्चों को नुकसान हो वो मेथड हमें यूज नहीं करना है। आगे एजुकेशन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमें मेथड्स का यूज करना है सिस्टमैटिक तरीके से। जो हमारा टीचिंग मेथड है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, और जो टीचर है वह अध्यापक की जो क्या है, जो टीचर को भी क्या है सफलता की तरफ लेके जाए और स्टूडेंट को भी क्या है सफलता की तरफ लेके जाए। पूर्व ज्ञान पर आधारित जो भी टीचिंग मेथड आप यूज करो वो आपकी पहले से आधारित नॉलेज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, आपको बड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद है आपका मानसिक और शारीरिक श्रम का समन्वय, ठीक है। कि एक श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति बालक को केवल मानसिक श्रम के लिए ही उत्साहित नहीं करती, वरन वह शारीरिक श्रम के लिए भी उत्साहित करती है। यानी कि
आपका मेंटली और फिजिकली दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मेंटली क्या है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ये आपका मेंटली है, और जब मैं आपको कोई एक्टिविटी करने को देती हूँ कि भाई आपको ये वाली एक्टिविटी आपको क्लास में करनी है, तो जब आप एक्टिविटी करते हैं तो वहां पर आपका फिजिकली आपका पावर लगती है। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपकी एक टीचिंग मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आता है लर्निंग में ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में बताइए। ऑब्जर्वेशन, देखो ऑब्जर्वेशन विधि क्या होती है। देखो अभी तो आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, लेकिन जब ऑफलाइन क्लासेस होती है, अब आप जैसे एसआईपी करने जाओगे तो आप क्या है अपनी क्लास में, अगर मान लीजिए 30 बच्चे आपकी क्लास में, तो 30 के 30 बच्चों के साथ आप क्या करोगे, आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, हर एक बच्चे के व्यवहार का पता लग जाएगा आपको कि बच्चा कैसे बिहेवियर कर रहा है, कौन सा बच्चा शरारती है, कौन सा बच्चा बिल्कुल शांत बैठता है। ठीक है, तो ये कैसे पता लगता है, ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, हम बच्चे को ऊपर निगरानी रख के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा किस तरीके से किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, कौन सा सब्जेक्ट उसको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिसके अंदर आती है वो क्या कहलाती है, आपकी ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण विधि। ठीक है, जब आप बच्चे के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से नजर रखते हो, उसकी सारी फुली टोटल पूरे दिन की एक्टिविटीज के ऊपर निगरानी रखते हो, और फिर लास्ट में निरीक्षण, लास्ट में रिजल्ट पे पहुंचते हो कि हाँ भाई इस बच्चे को इस चीज की नीड है, इस बच्चे को इस चीज की नीड है, तो वही क्या कहलाती है, हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है। और ऑब्जर्वेशन मेथड के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है हमारे, ऑब्जर्वेशन मेथड के हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, देखो और सीखो। सबसे पहले तो क्या है, देखो और सीखो। ठीक है, हम बच्चे को क्या बोलते हैं भाई, आप चलो हम उनको क्या है लेबोरेटरी में ले जाते हैं, हम उनको सिखाते हैं बेटा आप देखो और सीखो। ठीक है, तो ये पढ़ने का क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, जिसमें क्या करते हैं बच्चे, ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी दिया गया है और ये टीचर के पर्सपेक्टिव से भी दिया गया है। इसमें कोई भी घटना घटित होती है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको देखते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। बालकों को जो हम नॉलेज देते हैं वो चार्ट, मॉडल आदि को क्या करके डिस्प्ले करके हम बच्चे को सिखाते हैं। ठीक है, बालकों को अनेक फैक्ट्रियों कारखानों में ले जाकर वहां की कार्य प्रणाली समझाई जाती है। बहुत से वैज्ञानिक सिद्धांतों को बालकों को समझाया जा सकता है। देखो भाई, देखो और सीखो। बच्चों को क्या होता है, देखो यहाँ पर तो एक फेमस क्या है, बच्चों को ट्रिप पे लेके जाते हैं यहाँ बहादुरगढ़ पार्ले फैक्ट्री में। ठीक है, तो उस फैक्ट्री में लेके जाने का मतलब क्या होता है, क्यों बच्चों को भाई फैक्ट्री का ट्रिप करवाया जा रहा है, वो इसलिए ताकि बच्चों को पता लगे कि जो एक बिस्किट बनता है उसकी प्रोसेस क्या है, बच्चे देखते हैं। ठीक है, और जो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरी मेथड आपका निरीक्षण विधि से सीखने का जो तरीका है वो इंजॉयफुल हो जाता है। आप देख रहे हो, आप खुद कुछ नहीं कर रहे, आप अलग अलग जगह पर घूम रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको क्या है, एक आपको क्या है, एंजॉय आता है, उस चीज के अंदर आनंद आता है। ठीक है, आनंद की अनुभूति होती है और आपको उस चीज में इंटरेस्ट आने लग जाता है। फिर उसके बाद ये जो मेथड है इसको प्राप्त करने का तरीका व्यवहारिक और स्वाभाविक है, क्योंकि बालक घटनाओं, वातावरण और प्रयोगों को देखते हैं। क्योंकि बच्चे को क्या, जो डायरेक्ट आंखों से जो चीज दिखाई जाती है, बच्चे वो बड़ा जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है तो हमें बच्चे को ऑब्जर्वेशन मेथड से वो पढ़ाना चाहिए, जिससे वो इजीली उसको क्या कर सकता है, सीख सकता है। और इसमें जो सीखने का तरीका है उसमें बालक क्या हो जाता है, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है। अब देखो फैक्ट्री ट्रिप करके लेके जा रहे हैं हम बच्चों को, तो कुछ बच्चा किसी चीज को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है, कोई बच्चा किसी उसको एक्टिविटी को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चा स्वतंत्र है, यहाँ पर टीचर डंडा नहीं दे रखा उसको कि यही सीख यही सीख, नहीं, उसको जो चीजें इतनी प्रोसेस में, कोई तो प्रोसेस उसके दिमाग में गई होगी, तो स्वतंत्र तरीके से वह जो चीज उसको दिखाई देती है उसको वो सीख जाता है। अब क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड के कौन कौन से टाइप है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड जैसे आप क्या है, भ्रमण द्वारा, विजिट, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था आपका कि फैक्ट्री में लेके जा रहे हैं, विजिट के द्वारा बच्चों को हम क्या अलग अलग जगहों पर विजिट कराते हैं और उनको बताते हैं भाई एक एक चीजें ना आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिर क्या है, ऑब्जर्व, बच्चे क्या है घूमने के लिए जाते हैं। ओके बेटा प्रीति, नो प्रॉब्लम।
और बालकों के पश्चात आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाती है, यानी कि भ्रमण के द्वारा जो फील्ड ट्रिप है बच्चों का, ट्रिप पे लेके जाते हैं बच्चों को और वहां पर उनको ऑब्जर्व करते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद कारखाना और सामाजिक संस्थाओं का अवलोकन, बच्चे को हॉस्पिटल में भी लेके जा सकते हैं, हम फैक्ट्रीज में भी लेके जा सकते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बनाए गए, या किसी और कम्युनिटी सेंटर्स में हम बच्चे को लेके जा सकते हैं, वो सारी चीजें दिखाने के लिए, ऑब्जर्व कराने के लिए। उसके बाद चार्ट, मॉडल आदि को भी दिखाकर हम बच्चे को सिखा सकते हैं। उसके बाद प्रयोग प्रदर्शन का निरीक्षण करके हम बच्चे को लेबोरेटरी में जाके आपको एक्सपेरिमेंट करके बच्चे को दिखाते हैं, तभी बच्चे ये किसके अंदर आता है, आपका ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर आता है। फिल्म का निरीक्षण, हम बच्चे को क्या करते हैं, स्कूलों में क्या है, बच्चों को प्रोजेक्टर के ऊपर क्या है, मूवीज दिखाई जाती है, ठीक है। मूवीज में भी क्या है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बच्चे को कोई पॉइंट इंटरेस्टिंग लगता है, किसी को कोई पॉइंट इंटरेस्टिंग लगता है, तो जब मूवी क्लिप खत्म हो जाती है तो उससे बाद में बच्चों से पूछा जाता है कि आपको यहाँ से क्या मोरल एजुकेशन मिले, ठीक है। तो बच्चे अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको बताते हैं। अब आगे आता है कि ये तो थी इसके क्या, किस किस टाइप से आप ऑब्जर्वेशन करना सिखाते हो। उसके बाद है आपके ऑब्जर्वेशन मेथड के क्या क्या प्रॉफिट है। तो इससे क्या है, बालकों को उपयोगी होता है, ये निरीक्षण विधि बालकों के लिए उपयोगी होती है, उत्कृष्ट होती है एवं स्पष्ट ज्ञान कराती है। उससे उसकी कि बिजी रहता है बच्चा, निरीक्षण करने की जो पावर है वो डेवलप होती है। बच्चे के जो एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है, यानी कि जो अमूर्त जो चिंतन है, वो भी क्या हो जाता है, बच्चे का मूर्त हो जाता है। मूर्त अमूर्त का मतलब होता है जो चीजें तो हम डायरेक्ट मन में सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो बच्चे की इमेजिनेशन पावर यहाँ पे बढ़ती है। बच्चे को क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चे की शुरू हो जाती है। बच्चा लेबोरेटरी में जाकर बालक स्वयं एक्सपेरिमेंट करने के योग्य हो जाता है, और बालकों को जहाँ जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ पर बच्चों का हम टीचर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सभी स्टूडेंट को एक ही प्रयोग या प्रदर्शन को दिखाते हैं और एक साथ उनको एक ही क्या है उनको करने को दिया जाता है। उसके बाद बच्चों को खतरनाक प्रयोग भी छात्र देख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रयोग उनके लिए नहीं किए जा सकते, ठीक है। यानी कि जो हार्मफुल जो है वो बच्चों से नहीं करवाए जाते। अब इसकी सीमाएं क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड की क्या क्या लिमिटेशन है। एक तो कभी कभी जब ज्यादा प्रदर्शन एक साथ होने से बालक उन्हें समझने में समर्थ नहीं हो पाते। अगर मान लो आपने एक साथ 2-3 एक्सपेरिमेंट करा दिए तो बच्चा उनको समझ नहीं पाएगा, तो ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थियों का नंबर आए प्रोजेक्ट के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट करने का, तो जिनका नंबर नहीं आया वो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। और एक ही बात बता गई, जो जब बच्चे को प्रदर्शन करें वो एक टेबल है और बच्चे बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा क्राउड है, तो भी बच्चे नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। समय का अभाव है, टाइम कम है, तो भी बच्चे क्या है, अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो ये था आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। क्लियर है? ठीक है बेटे। उसके बाद बात आती है आपकी, अगला टॉपिक है आपका लर्निंग में क्रियात्मक विधि, फंक्शनल मेथड का क्या रोल है, ठीक है। तो फंक्शनल मेथड का क्या रोल है कि जो आपकी फंक्शनल मेथड होती है वो बालक की स्वाभाविक ट्रेंड्स के अनुरूप होती है। इस टीचिंग के द्वारा बच्चा क्या है, एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेशन करता है, उसको अपनी स्टडी के अंदर इंटरेस्ट बनाए रखना होता है, उसका जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है। बालक कोई भी क्रिया करने से पहले शीघ्रता से क्या है, इंटरेस्ट लेना आरंभ कर देता है और कार्य की पूर्ण रूपेण व्यक्त, यानी कि जो कार्य है उसको पूरे तरीके से सही ढंग से व्यक्त करता है। जब किसी बालक किसी को भी कोई भी कार्य करते हुए देखता है तो स्वयं कार्य करने की इच्छा जागृत होती है, ठीक है। और वह अनुकरण करके, यानी कि उसको फॉलो अप करके, उसकी इमिटेशन करके, नकल करके इजीली उसको सीख जाता है, ठीक है। इस प्रकार बालक को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है और फंक्शनल रूप में बालक प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है, जिसके द्वारा उसमें स्थायी ज्ञान ग्रहण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, फंक्शनल मेथड क्या है, इसमें बच्चा क्या करता है, एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करता है। यानी कि मान लीजिए मैंने बच्चे को कोई प्रोजेक्ट घर से दे दिया या कोई ऐसा काम दे दिया जिसको बच्चे को खुद लग के करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चा इसमें एक्टिव तरीके से काम करता है, एक्टिव होकर क्लास के अंदर सुनता है, ठीक है। उसका इंटरेस्ट इसके अंदर होता है, उसकी क्या हो गई भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मान लीजिए मैंने बच्चे को बोल दिया कि बेटा आप आओ और आप ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को समझाइए। जिस बच्चे को आता है और मान लीजिए वो एक दिन क्लास में बोर्ड के ऊपर करा देता है, उसका सारा डर गायब हो जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो फिर और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाता है कि भाई आज भी मैं ही बोर्ड
बोर्ड पे जाके कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो जो आपकी फंक्शनल कार्य होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक्सपीरियंस प्राप्त करने, बच्चे को क्या है एक्सपीरियंस लेना है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। तो सभी प्रकार की जितनी भी क्रियाएं आयोजित कर हम बालकों के एक्सपीरियंस के सभी पक्षों को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। रचनात्मक क्रियाओं द्वारा ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ शिक्षा में उत्पादन पक्ष को भी विकसित किया जा सकता है। यानी कि इसने बताया जब हम बच्चे को क्रिएटिव एक्टिविटी देते हैं तो क्रिएटिव एक्टिविटी के साथ साथ बच्चे से हम प्रोडक्शन भी करवा रहे हैं। हमने कोई भी क्रिएटिव कि आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल से आप कुछ भी बना के लाओ तो बच्चा वहां पर इंगेज होता है, ठीक है, एक्टिव होकर वो काम करता है। और जब वो खुद करता है अपने छोटे छोटे हाथों से तो उसको वो चीजें भी समझ में आती है, ठीक है। तो ये होता है आपका फंक्शनल मेथड। उसके बाद क्या है, इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बच्चे का जो इन्वायरमेंट है, स्टडी का जो इन्वायरमेंट है वो फुल्ली क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। बच्चे के ऊपर कोई चीज नहीं थोपी जाती। जस्ट मैंने एक टॉपिक दिया कि आपको क्या है आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल का कुछ बना के लेके आना है, तो बच्चा फ्री है, कोई कुछ बना के लाएगा वेस्ट मटेरियल का, कोई कुछ, जिसके दिमाग में जो क्रिएटिविटी आएगी, जो आइडिया आएगा उसी के बिहाफ पर बच्चा क्या है अपना बना के लाएगा। उसके बाद बात आती है बच्चों के असीम उत्साह। हाँ जी, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, उत्साह बहुत ज्यादा हो जाता है कि भाई मेरा अच्छा बनेगा, मेरा उससे अच्छा बनेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चा स्वयं प्रयत्न करके इन चीजों को करके लाता है। अध्यापन की जो ये विधि है ये नेचुरल और स्वाभाविक होनी चाहिए, ठीक है। बालक स्वयं कार्य में लगकर भली भांति क्या है एक्सपीरियंस प्राप्त करेगा और वो एक्सपीरियंस उसको आगे काम आएगा, ठीक है। और ये विधि प्राकृतिक, स्वाभाविक और व्यवहारिक प्रैक्टिकल होती है। उसके बाद क्या है, इसके क्या क्या स्टेप दिए गए हैं। एक तो पूर्व तैयारी पहले से ही क्या है प्रिपरेशन कर रखी होती है, स्थान का चुनाव, प्रस्तुतिकरण, ठीक है, ये 3 चीजें। इस विधि में जो हम टीचिंग करवाते हैं बच्चे को, सबसे पहले हम पहले से ही तैयारी करके रखते हैं कि कैरिकुलम के अंदर आज हमें ये बच्चे को समझाना है और ये हमें इस एक्टिविटी के जरिए बच्चे को समझाना है। जब बच्चे को हम क्या है एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल सामने डायरेक्ट तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से चीजें सिखाते हैं तो बच्चा इजीली उन चीजों को सीखता है, ठीक है। उसके बाद स्थान का चुनाव, हम बच्चे को क्या कौन सी क्रिया कहाँ पर करानी है, कौन सी एक्टिविटी हमें कहाँ पर करानी है, उस स्थान का भी हम पहले से ही चुनाव कर लेते हैं कि भाई हमें हॉल में ये करानी है या बाहर गार्डन में करानी है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन, जब हम स्थान का चुनाव कर लेते हैं तो बच्चा क्या करता है अपनी प्रेजेंट करता है जो क्रिएटिविटी जो यहाँ पे बना के लाया है, ठीक है। उसके बाद क्या है जो आपकी फंक्शनल जो मेथड है उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या गुण हैं और क्या उसके एडवांटेजेस हैं। तो जो आपका फंक्शनल मेथड है ये प्राइमरी विद्यालय में ये अवसर प्रदान करता है वे अपने प्रमुख कार्य करते हुए छात्र का बौद्धिक व शारीरिक विकास को पूरा करने में समर्थ हो। यानी कि ये जो प्राइमरी लेवल पर ये बच्चों के इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए करवाए जाते हैं। अब बच्चे से हमने कोई एक्टिविटी करवाई तो बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल है माइंड भी डेवलप हो रहा है क्योंकि अंदर उसके क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो रही है, वह एक्टिव तरीके से उस चीज को कंप्लीट करने की सोचता है, ठीक है। दूसरा है इसमें कि बच्चा क्या करता है शिक्षा ग्रहण कर बालक श्रम की महत्ता को समझता है। जब बच्चा खुद काम कर रहा होता है ना तब उसको पता लगता है कि काम करना कितना मुश्किल है, ठीक है। तब वह उसके अंदर स्वाभिमान की भावना जागृत होती है और क्लास में सभी बच्चे बिना किसी ऊंच नीच भेदभाव के, बिना किसी अमीर गरीब के भेदभाव के वो अपना काम करते रहते हैं। इससे क्या होता है बच्चों के अंदर सोशलाइजेशन की भावना होती है। जो एक्टिविटी हम क्लास में करवाते हैं तो उसमें खाली एक बच्चे को एक एक्टिविटी नहीं देते, 4-5 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया और उनको एक एक्टिविटी देती, तो बच्चे के अंदर क्या है सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण होता है, एक दूसरे की हेल्प करने की भावना बच्चे के अंदर आती है। और कंपटीशन की भावना, अब बच्चे क्या है मान लो ग्रुप बना दिए 5 तो उनके अंदर कंपटीशन जीतने की भावना भी उनके अंदर आती है। उसके बाद है आपके जो फंक्शनल मेथड है उसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो इसकी डिसएडवांटेजेस में बताया गया है कि जो मेथड है वो सभी के लिए एक तरीके से यूज नहीं हो सकता, यानी कि सारे सब्जेक्ट के लिए ये सही नहीं है या सारी यूनिट को हम क्या है इस तरीके से नहीं करवा सकते। दूसरा भाई खर्चीली प्रोसेस है, जब बच्चे से आप एक्टिविटी करवाओगे तो रॉ मटेरियल तो चाहिएगा, रॉ मटेरियल चाहिएगा तो पैसे तो लगेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद खेल विधि की तरह ये विधि भी क्या है समय ज्यादा लेती है, बिल्कुल सही बात। अब एक्टिविटी करा रहे हो तो भाई पूरा दिन आपको एक्टिविटी के लिए चाहिए, बाकी क्लासेस नहीं लग पाएंगे, ठीक है। अब कुछ छात्र तो इन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं, कुछ पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, ठीक है। उनको लगता है क्यों मैडम पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट करा रही है। उसके बाद जो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण भी कुछ बच्चे तो क्या है जल्दी क्रिया को कर लेते हैं और कुछ बच्चे क्या पूरा दिन उसके अंदर लगा देते हैं। क्लियर है?
तीनों पॉइंट क्लियर हैं आपके? ऑब्जर्वेशन मेथड मैंने करवाया है, फंक्शनल मेथड करवाया है, और सबसे पहले बताया है टीचिंग मेथड क्या होते हैं। ऑल क्लियर? ओके बेटा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो वाद अनुवाद या चर्चा विधि क्या है। ठीक है, मेरी आवाज सभी को क्लियर है? मेथड एक ऐसा वे ऑफ टीचिंग है या फिर ऐसा याद लर्निंग टेक्निक है, मतलब याद करने की टेक्निक है, जहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो एक स्टूडेंट और जो टीचर होते हैं वो साथ में ग्रुप में बैठ के क्या करते हैं, टॉपिक को लेकर डिस्कस करते हैं और लेक्चर के अंदर ही क्या करते हैं, डिस्कशन चर्चा विधि शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं कि जो चर्चा विधि होती है, तो चर्चा विधि पढ़ाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें से शिक्षक नहीं बोलते बल्कि शिक्षक और छात्र मिलकर किसी विधि पर बात करते हैं। जैसे कि आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया है वुमेन एम्पावरमेंट, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट पे हर स्टूडेंट अपनी अपनी एक राय सामने रखकर क्या करता है, चीजें बताता है और चीजें बताने के बाद उसको एक्सप्लेन करता है और टीचर की गाइडेंस में ये सारा वर्क होता है। फिर देखिए इसमें क्या होता है, इसका वर्क कैसे होता है। तो देखिए पहले टीचर्स क्वेश्चन देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं केस स्टडी से रिलेटेड, फिर स्टूडेंट अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, ओपिनियंस को शेयर करते हैं। फिर सभी टीचर्स को बहुत अच्छे से सुनकर अपने आइडियाज को बिल्ड कर टीचर की गाइडेंस में और फोकस्ड रह के डिस्कशन मेथड की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया हमें कि डिस्कशन मेथड होता क्या है। अब बात कर लेते हैं कि डिस्कशन मेथड में आपका मेरिट क्या है डिस्कशन मेथड की, मतलब एडवांटेजेस क्या है डिस्कशन मेथड की। तो सबसे पहले डिस्कशन मेथड में आपको क्या करना होता है, आप एक्टिव लर्निंग रहती है डिस्कशन मेथड के अंदर। आप क्या करते हो, बिल्कुल एक्टिवली सारी चीजें सुनते हो और चीजों को कवर करते हो। आप बोल सकते हो, आप अपने रीजंस दे सकते हो। तो इसमें आप एक्टिव लर्निंग अच्छे से देते हो। आपका आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपको अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली बताना आपको आ जाता है। आप क्रिटिकल थिंकिंग, आप सोचने की जो आपकी विधि होती है, सोचने की क्षमता होती है, उस वो बढ़ जाती है। ठीक है, आप एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हो, क्वेश्चन को समझना स्टार्ट कर देते हो, एक क्वेश्चन के अलग अलग तरीके निकालना स्टार्ट कर देते हो। आपकी मेमोरी बेटर रिटार्डेशन, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। आपकी मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ जाने लगती है और इससे आपकी जो मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है और आपको ये एग्जाम में बहुत ज्यादा मेमोरी रिटार्डेशन हेल्प करती है। और लास्ट में क्या है कि आपको टीचर का फीडबैक भी मिलता है कि आप कहाँ पर रुक रहे हो, आपको कहाँ अपना इम्प्रूव करने की जरूरत है, या फिर आप कहाँ चीजों को अच्छे से नहीं कर पा रहे, इस तरीके से। तो ये थी तो एडवांटेज आपकी डिस्कशन मेथड की। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। देखिए जो डिस्कशन मेथड होता है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, हर स्टूडेंट पे आप फोकस नहीं कर सकते। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा 2 आवर्स 3 आवर्स चाहिए होता है, लेकिन आपको जो डिस्कशन मेथड करना होता है वो एक टाइम पीरियड के अंदर करना होता है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कभी कभी जो चीजें होती हैं मॉडरेट लेवल की, वो कैन गो ऑफ ट्रैक मतलब विषय से भटकना। विषय से भटकना मतलब कि कभी कभी देखिए जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो हम उस टॉपिक को अदर किसी टॉपिक से कनेक्ट कर देते हैं, तो हम क्या होता है कि हम ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, मतलब कि विषय से भटक जाते हैं। कुछ ही छात्र हावी, मतलब डोमिनेंस बाय फ्यू स्टूडेंट। देखिए डिस्कशन मेथड में ना जो बच्चे डेली स्टडी करते हैं, जो बच्चे डेली उस चीज को अच्छे से कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, वही बच्चे इसमें ज्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो बच्चे शाय होते हैं, only 3-4 active students speak, shy students may not get the chance। जो shy students होते हैं, मतलब जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी बात रख नहीं पाते और एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट इसमें बहुत अच्छे से क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं। फिर आता है इसके अंदर आपका कुशल शिक्षक चाहिए, मतलब नीड अ स्किल टीचर। देखिए डिस्कशन मेथड को कवर कराने के लिए आपके पास एक ऐसा ट्रेन टीचर होना चाहिए जो हर एक स्टूडेंट के माइंड एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, इंट्रोवर्ट स्टूडेंट, एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट, जैसे जिस भी प्रकार का स्टूडेंट है, उस शरारती बच्चा है, जैसा भी बच्चा है, उसको क्या हैंडल करना आना चाहिए और बहुत ही पेशेंटली आना चाहिए। फिर आता है नॉट फॉर ऑल टॉपिक्स, मतलब सभी विषयों विषयों के लिए नहीं है। देखिए डिस्कशन मेथड आप एक ही टॉपिक के लिए कर सकते हो, 2 टॉपिक के लिए कर सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट,
या फिर आप ले लो क्या बोलते हैं कि आपको होमवर्क नहीं देना चाहिए ज़्यादा, तो होमवर्क लेस एक टॉपिक आप ले सकते हो एज अ डिबेट। तो मतलब कम ही टॉपिक आप इसमें ले सकते हो, सारे फैक्चुअल टॉपिक्स आप नहीं ले सकते। कुछ टॉपिक्स फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ टॉपिक डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, तो सारे टॉपिक इसमें क्या होता है डिस्कशन मेथड में आपके कवर नहीं होते। देखिए इसके अंदर डीमेरिट एक ये भी है कि नॉइजी क्लासरूम, नॉइजी क्लासरूम मतलब देखिए जो क्लासरूम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, डिसिप्लिन में नहीं रहती, टीचर की बात नहीं मानती, टीचर कोई वर्क देते हैं तो बच्चे नहीं करते, परिभाषाओं या टॉपिक को अच्छे से नहीं समझते, तो वहां पे ये जो मेथड होता है क्या होता है आपका फेल हो जाता है। ठीक है, डिस्कशन मेथड तो ये तो था आपका डिस्कशन मेथड। अब आता है सेमिनार मेथड। देखिए सेमिनार को समझते हैं कि सेमिनार क्या होता है, वर्ड से ही समझ पा रहे हैं कि सेमिनार क्या होता है। सेमिनार एक ऐसी टीचिंग मेथड होती है जहाँ पे एक से ज्यादा जो स्टूडेंट होते हैं ना वो एक्सपर्ट, स्टूडेंट और एक्सपर्ट गिव अ डिटेल टॉक। एक्सपर्ट यहाँ पे आपके टीचर को ले लिया है और स्टूडेंट जो हो गए, स्टूडेंट और एक टीचर क्या करते हैं कि सेमिनार के अंदर दो से ज्यादा अधिक बच्चे, ये 8 भी हो सकते हैं 9 भी हो सकते हैं, ये आपका क्या होता है, ये जो नंबर होता है ये डिसाइडेबल होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेमिनार। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक आपको टीचर दे देती है, ग्रुप में बिठाकर क्या होता है आप सेमिनार में अपने क्या करते हो पॉइंट्स रखते हो। अब की पॉइंट्स क्या है, हु मतलब यूजुअली कॉलेज एंड सीनियर स्टूडेंट, किसके लिए होता है सेमिनार। देखिए छोटे बच्चे सेमिनार में हिस्सा नहीं बन पाते क्योंकि छोटे बच्चों का जो मेंटल रिटार्डेशन जो पावर होती है वो बहुत कम होती है। तो ये जो सेमिनार होता है ये कंडक्ट किया जाता है आपके सीनियर बच्चों के लिए। ठीक है, जैसे कि 10th 11th 12th के जो बच्चे होते हैं। फिर ये आपका रिसर्च में काम आ सकता है सेमिनार मेथड, आपको किसी भी टॉपिक पे अगर डीप नॉलेज चाहिए तो उसमें काम आ सकता है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट। आज जो मॉडर्नाइजेशन का टर्म चल रहा है, मॉडर्नाइजेशन में जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है हर स्टूडेंट पास, छोटे से छोटा बच्चा जो होता है आपका वह सोशल मीडिया एडिक्टेड है, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, डिसएडवांटेजेस, प्रॉफिट, ये सब हम क्या कर सकते हैं इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो ये होता है सेमिनार की क्या होता है। आप देख लेते हैं प्लेवे मेथड क्या होता है। प्लेवे मेथड क्या होता है, देखिए प्लेवे मेथड ना छोटे बच्चों के लिए होता है, जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में होते हैं उन बच्चों के लिए क्या होता है ये प्लेवे मेथड किया जाता है। प्लेवे मेथड एक ऐसा टीचिंग मेथड है जहाँ पे जो चिल्ड्रन होते हैं वो गेम्स, एक्टिविटीज, ड्रामा, सॉन्ग्स, रोल प्ले के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। ये आइडिया आपका क्रॉलबेल एंड कॉलवेल कुक ने दिया था सबसे पहले, और इसका मेन आइडिया ये था कि लर्न बाय डूइंग, बच्चा लर्न करे डूइंग करके, और फिर खेल, बच्चा मतलब पढ़ाई खेलते हुए भी करे और लिख कर भी करे। ठीक है, इसका मेनली कि नर्सरी से 5th क्लास के किड्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो टीचर होते हैं वो अपने जो कार्य होते हैं उनको गेम्स के थ्रू, टॉयज के थ्रू, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो ए फॉर एप्पल के लिए हमने मैं एप्पल ले लिया, फिर सी फॉर कैट के लिए हमने कोई टॉय वाली कैट ले ली। ठीक है, तो मैम आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं इस चीज को, प्लेवे मेथड को यूज कर सकते हैं। हम काउंटिंग के लिए ब्लॉक्स का, लूडो का यूज कर सकते हैं। हम मार्केट का जो शॉपकीपर कस्टमर का जो रोल होता है हम उसको यूज कर सकते हैं। ये तो था आपका प्लेवे मेथड। अब देखते हैं प्लेवे मेथड के क्या मेरिट्स हैं। तो देखिए प्लेवे मेथड छोटे बच्चों के लिए होता है, जैसा कि अभी हमने पता करा इसके अंदर। तो ये जो होता है ये आपका फन लर्निंग क्रिएट करता है, बच्चा बोर नहीं होता है, बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन में आ जाता है, कि मतलब जो बच्चा देख रहा है तो बच्चा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी उसको मेमोरी रिटार्डेशन के अंदर लेकर आ जाता है। इससे बच्चे की ड्राइंग भी, बच्चे ने कोई चीज देखी तो बच्चा एक इमेज अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर लेता है, तो बच्चे की ड्राइंग स्किल हो गया, रोल प्ले, बच्चा जैसे कि एनुअल फंक्शंस होते हैं वहां पे रोल प्ले होते हैं, तो बच्चे को क्लास के अंदर हम रोल पे जब कराते हैं तो बच्चा आगे भी क्या करता है रोल प्ले करने के लिए बहुत ही उत्साहित इंटरेस्टेड होता है। फिर इससे बच्चे का जो शाय स्टूडेंट्स होते हैं, इसमें देखिए छोटे बच्चे शाय जो होते हैं मतलब जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो, उनको क्या मिलता है चांस मिलता है, और वो जब चांस मिल जाता है तो वो भी क्या करने लगते हैं पार्टिसिपेट करने लगते हैं। जैसे कि इसमें एक और मेमोरी रिटार्डेशन आपकी अच्छी होती है, टीम वर्क अच्छा होता है, सोशल स्किल बच्चा अच्छे से सीखता है, और अपने फियर को, प्रेशर ऑफ एग्जाम की, और बच्चा सब नेचुरली लर्न करना सीख जाता है। तो ये थे मेरिट। अब डिमेरिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा ना टाइम कंज्यूमिंग है,
यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है गेम के थ्रू। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मैनेज करने के लिए। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा शरारती हो जाते हैं, इनडिसिप्लिन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं छोटे बच्चे, तो इसलिए ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसमें बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होती है, चार्ट्स चाहिए होते हैं, मतलब आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है किसी भी एक्टिविटी को कंडक्ट कराने के लिए। फिर यहाँ पे आपके सारे बेसिक टॉपिक्स कवर नहीं होते, कुछ ही टॉपिक्स आपके कवर होते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपके फॉर्मूला रिलेटेड होते हैं, कुछ टॉपिक्स आपके थ्योरी बेस्ड होते हैं। फिर आता है आपका इसमें सिलेबस का इशू। देखिए एक टीचर को ना टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है, तो इसमें ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कोर्स को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। इसमें हम बस कुछ ही टॉपिक का प्ले वे मेथड कर सकते हैं, सारे टॉपिक का हम नहीं कर पाते। और असेसमेंट स्टफ, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा ना डिफिकल्ट होता है प्ले बेस्ड लर्निंग में बच्चे को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि देखिए कुछ बच्चों को खेल बहुत ज्यादा पसंद है, कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि जो नॉर्मल टीचिंग है लर्निंग बाय डूइंग वो ही ठीक है। तो मतलब हर बच्चे का एक्सेप्ट क्या होता है वो अलग अलग होता है। तो अब चलिए देखते हैं इसके अंदर, यहाँ तक आपका सेमिनार प्लेवे मेथड कंप्लीट होता है। अब देखते हैं फील्ड विजिट या फिर फील्ड ट्रिप क्या होती है। तो फील्ड विजिट या फील्ड ट्रिप इज व्हेन वी गो आउटसाइड द क्लासरूम टू सी एंड लर्न थिंग्स इन रियल लाइफ। देखिए फील्ड ट्रिप और फील्ड विजिट का मतलब होता है कि जब आप एक क्लासरूम के बाहर जाके, बाहर मतलब एक क्लासरूम के अंदर जब आप है, आप अपनी क्लासरूम से आउटसाइड जाके जब चीजों को रियल में देखते हैं, फील करते हैं, तो हम उसे फील्ड विजिट बोलते हैं। देखिए इट इज अ ट्रिप वेयर स्टूडेंट और पीपल विजिट अ प्लेस टू ऑब्जर्व लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग बेटर। देखिए और फील्ड ट्रिप का मतलब होता है कि ऐसी ट्रिप जहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने टीचर के साथ ग्रुप में जाकर क्या करते हैं, बाहर ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं, अंदर चीजों को समझते हैं अपनी ओन आइज के थ्रू, और जो उन्होंने बुक में पढ़ा होता है उसको वो रियल लाइफ में नेचुरली क्या करते हैं, देख सकते हैं। अब ये वाई डू वी गो, हम जाते क्यों हैं, जिससे कि बच्चा जो होता है बुक्स को ही ना सिर्फ कंसीडर करे, वो क्या करे अपने बाहर की चीजों को भी देखे, प्रैक्टिकली लर्न करे, बच्चा अंडरस्टैंड कर पाए अच्छी चीजों को और अपने क्वेश्चंस को क्या कर सके, पूछ सके। जब बच्चा बाहर भी देखेगा और बुक में भी उसने अगर कोई चीज पढ़ी होगी, तो जो बच्चा बुक में पढ़ा है उसने फिर वो बाहर देखा है, तो बच्चे की जो होती है थिंकिंग पावर और डाउट्स उसके आने लग जाते हैं, तो इससे एबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और ये एक फन लर्निंग की तरह भी देखा जाता है। फिर देखिए इसके अंदर सिंपल रूल, बिफोर गोइंग, जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। देखिए जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें पता लगाना चाहिए कि हम देखने क्या जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, मतलब हमें उस चीज से क्या सीखना है। और हम जब पहुंच जाते हैं कुछ चीज देखने, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन करने पहुंच जाते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें अपने रूल फॉलो करने चाहिए, और और हम उससे क्या सीख रहे हैं। और जब आप वापस आ जाए, तो वापस आने के बाद आपने उससे क्या सीखा, इसकी आपको एक रिपोर्ट बनानी चाहिए। और अब देखिए वहां पे आपको व्हाट डू वी डू देयर, देखिए ये तो 3 सिंपल स्टेप्स थे कि हम जाने से पहले क्या करें। आपका कि हम वहां जाकर कर क्या सकते हैं, हम उन चीजों को बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे हिबिस्कस का फ्लावर हो गया, हिबिस्कस के फ्लावर जो होता है ना, नीचे पेटल्स होती हैं और एंथर होता है, स्टिग्मा होता है आपका, एंजियोस्पर्म फ्लावर होता है आपका हिबिस्कस। ठीक है, एंथर एंथर एंजियोस्पर्म जो होता है, फ्लावर कलरफुल होता है, उस पे आके जो आपके बीन्स होते हैं, हनी बीन्स होते हैं वो आते हैं। तो इस तरीके आप नोट्स बना सकते हैं। आप एक्सपर्ट्स, आपके जो टीचर्स हैं, जो जिनको इस बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उनकी गाइडेंस में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और अगर आपकी टीचर अलाउ करे तो आप एक रिपोर्ट बनाकर उसकी फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। तो आज हमने कवर करा है डिस्कशन मेथड क्या होता है, ठीक है, फील्ड फील्ड विजिट क्या होती है, सेमिनार मेथड क्या होता है, प्लेवे मेथड क्या होता है, डीमेरिट्स मेरिट्स। यहाँ पे आज आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। वेरी गुड बेटा, क्लियर है बेटे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड, अनीशा आर यू रेडी। उसके बाद है सर्वे मेथड जो पारस बताएंगे। चलिए,
क्वेश्चन है, अधिगम की प्रायोजना विधि का विवेचना कीजिए। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि परियोजना का क्या अर्थ होता है, यानी प्रोजेक्ट का क्या अर्थ होता है। किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना बनाकर किया गया कार्य है। इस विधि में विद्यार्थी केवल किताब पढ़कर नहीं सीखते, बल्कि स्वयं करके सीखते हैं। इसलिए इसे करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग भी कहा जाता है। मतलब प्रोजेक्ट क्या होता है कि जो जैसे हमें स्कूल में जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, ये उसी के बारे में बताया गया है कि इसमें हमें किताबों से पढ़कर नहीं सीखा जाता। इसमें टीचर हमें कोई टॉपिक दे देता है कि हमें उस पर प्रोजेक्ट उसकी पूरी जानकारी निकाल कर प्रोजेक्ट बनाना होता है। इसलिए इसको क्या है, लर्निंग बाय डूइंग भी कहा जाता है। प्रतिपादन किया था विलियम एच कैलपेट्रिक ने किया था। अब परियोजना विधि क्या है? जब किसी विद्यार्थी को कोई वास्तविक कार्य देता है, जैसे विद्यालय में बगीचा बनाना, जल संरक्षण पर सर्वे करना या स्वच्छता अभियान चलाना, और विद्यार्थी योजना बनाकर उसे पूरा करते हैं, तो इसे परियोजना विधि कहते हैं। यानी जब बच्चे को कोई भी काम हो गया, वो चाहे विद्यालय में, जैसे कई बार क्या होता है, कुछ काम जैसे स्कूल के लिए पौधे वगैरह लगाने के लिए बोल देता है, या कुछ और बगीचा बनाने के लिए जल संरक्षण यानी पानी कैसे बचा सकते हैं हम उसके बारे में, या फिर साफ सफाई यानी स्वच्छता अभियान चलाना, इसके ऊपर हमें कोई वो दे देता है प्रोजेक्ट, और हमें उसको योजना बनाकर पूरा करना होता है। इसे ही परियोजना विधि कहते हैं। बाद हम देखते हैं परियोजना विधि के मूल सिद्धांत। सिद्धांत हम वो देखते हैं। पहला है उद्देश्य का सिद्धांत। हर कार्य का एक उद्देश्य होना चाहिए, मतलब कि हम वो काम किस लिए कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, वो पता होना चाहिए। दूसरा है रुचि का सिद्धांत। ये विद्यार्थी की रुचि के अनुसार होने चाहिए। यानी मान लो जैसे टीचर ने मेरे को काम दिया, लेकिन मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है, तो मैं उससे कुछ नहीं सीखूंगी, सिर्फ करके और टीचर को दिखा दूंगी। लेकिन अगर मेरी उसमें उसमें रुचि होगी, तो मैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानूंगी, और जिससे मेरी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। तीसरा होता है एकता का सिद्धांत। विद्यार्थी स्वयं कार्य करके सीखते हैं। यानी इस अगर प्रोजेक्ट मेथड से जो प्रोजेक्ट मेथड है, उससे क्या है, बच्चे सीखते हैं, स्वयं करते हैं, तो उनको कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। फिर है अनुभव का सिद्धांत। अनुभव से पर्याप्त ज्ञान अधिक समय तक याद रहता है। यानी ये कह रही है कि जिससे हमें जो ज्ञान मिलता है, वो हमें कम समय के लिए रहता है, लेकिन जो हम खुद करके जो सीखते हैं, उससे जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वो ज्यादा लंबे समय तक रहता है। फिर है सहयोग का सिद्धांत। विद्यार्थी मिलजुल कर कार्य करते हैं। यानी मान लो अब जैसे टीचर ने कोई भी प्रोजेक्ट दिया, बगीचा बनाना, जल संरक्षण, उसमें किसी एक बच्चे को तो दिया नहीं होगा, वो मिलजुल कर, यानी मतलब ग्रुप बना दिया होगा, उन सबको मिलकर काम करना होगा, तो क्या होगा, विद्यार्थियों में मिलजुल कर कार्य करने की जो मतलब एक दूसरे के प्रति जो है, मिलजुल कर कार्य करेंगे, तो उनके आपसी संबंध अच्छे होंगे। विद्यार्थी को राय देने और निर्णय लेने का अवसर मिलता है। यानी अगर वो उसमें करेगा, तो उसको बोलने का भी अवसर मिलेगा, अपनी राय देने का अवसर भी मिलेगा, फिर वो खुद से निर्णय ले पाएगा कि क्या करना चाहिए। अब इस परियोजना विधि के जो चरण हैं, वो देखते हैं। इसके 5 चरण हैं। पहला है परियोजना का चयन। कौन सा कार्य करना है, ये तय करना, मतलब हमें करना क्या है, इसके बारे में जानना। दूसरा है योजना बनाना, मतलब काम कैसे करना है, कौन क्या करेगा, उसकी योजना बनाना। मतलब जैसे कोई काम दे दिया, तो हम उसको कैसे करेंगे, और कौन, मतलब काम बांट लिया कि मैं ये काम करूंगा, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इसकी योजना बनाना। तीसरा है कार्य करना, मतलब उस योजना के अनुसार कार्य को पूरा करना। फोर्थ है मूल्यांकन। देखना कि कार्य कितना सफल हुआ, मतलब काम होने के बाद ये देखना कि कुछ काम रह तो नहीं गया, कितना काम सफल हुआ। फिर पूरी परियोजना को कक्षा के सामने प्रस्तुत करना, मतलब सभी को दिखाना कि जो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उसको। परियोजना विधि के गुण।
परियोजना विधि के कई गुण हैं, जैसे पहला है पढ़ाई रोचक बनती है, यानी पढ़ाई में जो है इंटरेस्ट बढ़ता है। दूसरा, विद्यार्थी सक्रिय रहता है, मतलब क्या है, प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या है, बच्चा क्लास में रहता है, मतलब उसका ध्यान लगा रहता है। तीसरा है आत्मविश्वास बढ़ता है, मतलब अंदर आत्मविश्वास बोलते हैं कि निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। फिर फोर्थ, सहयोग और नेतृत्व की भावना विकसित होती है, यानी वो सहयोग करना, आपसे आपस में एक दूसरे की मदद करना सीखता है। क्षमता बढ़ती है, मतलब अगर मान लो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया होगा, जब कोई समस्या भी आई होगी तो उन्होंने उसका समाधान किया होगा, तो जिससे क्या है, उनकी जो समस्या समाधान की क्षमता है वो भी बढ़ती है। फिर है सीखी हुई बातें लंबे समय तक याद रहती है, मतलब प्रोजेक्ट मेथड से हम जो भी कुछ सीखते हैं वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहती है। योजना विधि की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे इसमें अधिक समय लगता है, यानी अगर हम बुक से पढ़ेंगे तो उसमें कम समय लगता है, लेकिन जब हमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाता है तो उसमें ज्यादा समय लगता है। इसके बाद दूसरा, संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, इसमें जो है संसाधन, यानी कोई भी चीज ज्यादा चाहिएगी, कोई भी सामान वगैरह ज्यादा इसमें आवश्यक होगा। तीसरा है बड़े स्कूल में इसे लागू करना कठिन हो सकता है, मतलब अगर मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो इसको जो है लागू करना कठिन हो सकता है। सभी विषयों के लिए यह समान रूप से उपयुक्त नहीं होती, यानी इसमें क्या है, प्रोजेक्ट मेथड से हम सभी विषयों को नहीं मतलब सभी सब्जेक्टों को नहीं सिखा सकते। फिर मार्गदर्शन देना पड़ता है, यानी शिक्षक को भी बहुत, इतने अगर मान लो ज्यादा बच्चे होंगे तो शिक्षक को सभी बच्चों को मार्गदर्शन देना पड़ेगा, जो संभव नहीं है कि टीचर इतने सारे बच्चों को कैसे एक साथ प्रोजेक्ट के बारे में ऐसे बताएगा। अब इसका निष्कर्ष है, परियोजना विधि एक छात्र परियोजना छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है, जिसमें विद्यार्थी योजना बनाकर वास्तविक कार्य करते हुए सीखते हैं। ज्ञान, सहयोग, आत्मविश्वास और समस्या समाधान जैसी जीवन उपयोगी क्षमताओं का भी विकास होता है। देखिए बेटे, प्रोजेक्ट मेथड अभी इन्होंने बताया, तो क्या होता है प्रोजेक्ट मेथड? देखो, आपको हॉलीडे होमवर्क में काम मिलता था कि आपको ये प्रोजेक्ट बना के आने हैं, ठीक है, तो वही क्या था, आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है। इसमें हम बच्चों को क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट दे देते हैं बनाने के लिए, या क्लास में ही उनसे कोई प्रोजेक्ट बनवाते हैं, जिससे बच्चा क्या, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने को यहाँ पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है कि बच्चे को करके सीखना है, ठीक है। तो इसमें आपका यही इन्होंने बताया है कि बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चा स्वतंत्र है, कैसे तरीके भी किसे भी अपना काम कर सकता है, ठीक है। प्रोजेक्ट का चुनाव बच्चा खुद करता है कि मेरे को ये वाला प्रोजेक्ट बनाना है, टीचर ने जस्ट बता दिया कि आपको ये प्रोजेक्ट बना के ले आना है। बच्चा प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, फिर उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करता है, इवेल्युएशन करता है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स को हम जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। और बच्चे का क्या होता है, इसे मेन तो क्या, ये साइंस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, बच्चों की साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, बालकों की अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें बच्चे क्रिएटिव बनते हैं, क्रियोसिटी बढ़ती है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थी, जैसे क्या, ये खर्चीला ज्यादा है, टाइम ज्यादा लेता है, ठीक है। कार्य के स्थान की समस्या भी जुड़ी रहती है कि कहाँ पे, और साधनों की सही उपलब्धता नहीं है, ठीक है। तो ये कारण इसकी कठिनाइयां हैं। उसके बाद आता है आपका सर्वे मेथड, ठीक है, कि सर्वे मेथड होता क्या है, बताइए बेटे। सर्वेक्षण अंग्रेज भाषा के शब्द सर्वे की उत्पत्ति दो शब्दों सर और वे के मेल से हुई है, जिसका अर्थ क्रम अनुसार ऊपर से और देखना होता है। सामान्य सर्वेक्षण वर्तमान में क्या रूप है इससे संबंधित है। इसका क्षेत्र व्यापक तथा विस्तृत है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन विषय में सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। सर्वेक्षण को सफल बनाने में शिक्षक के सक्रिय मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। शिक्षा में सर्वेक्षण का अर्थ आमतौर पर स्कूलों के बारे में तथ्यों का संकलन है, जैसे वह व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं, अध्यापकों का औसत वेतन, शिक्षक और विद्यार्थियों में अनुपात आदि के बारे में ज्ञान कराना। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार आलोचनात्मक निरीक्षण ही सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। सामाजिक सर्वेक्षण को एक समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति के रूप में देखा जा सकता है। इस पद्धति
के द्वारा न केवल सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है तथा सामाजिक अध्ययनों की समस्याओं का समाज सुधार के उद्देश्यों को सामने रखते हुए उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का भी प्रयत्न किया जा सकता है। सर्वेक्षण विधि के लाभ व गुण। इस विधि से ज्ञान रुचिपूर्ण ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। वातावरण से संबंधित प्रकरणों में छात्रों की रुचि बढ़ती है। इससे छात्रों को समाज के संपूर्ण में आने का अवसर प्राप्त होता है। इससे छात्रों को निरीक्षण करने की योग्यता और शक्ति का विकास होता है तथा छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है। इससे छात्र वास्तविक जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों की जानकारी प्रत्यक्ष में प्राप्त कर सकते हैं। सर्वेक्षण विधि की सीमाएं, कमियां और दोष। पहला, उचित प्रयोग हेतु पर्याप्त अनुभव की आवश्यकता होती है। दूसरा, प्रयोग में धन व समय की अधिक लगता है। सामाजिक सर्वेक्षणों विधि से संबंधित चार या पद। पहला, कार्य क्षेत्र से संबंधित मानचित्र। दूसरा, सर्वेक्षण की योजना का निर्माण। तीसरा, सर्वेक्षण का कार्य रूप देना। चौथा, एकत्र की गई सूचनाओं को व्यवस्थित करना। पांचवा, निष्कर्ष। सर्वेक्षण का निष्कर्ष निकालना तथा रिपोर्ट तैयार करना। सामाजिक सर्वेक्षण वास्तव में सामाजिक जीवन के किसी पक्ष, विषय या समस्या के संबंध में वैज्ञानिक तरीके से निर्भर, योग्य तथा के संकलन व विश्लेषण करने की एक प्रणाली है। दूसरे शब्दों में, एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके किसी विशेष पक्ष से संबंध में वैज्ञानिक तौर पर तथ्यों के संकलन, विश्लेषण व निष्कर्षीकरण की वैज्ञानिक प्रणाली को ही सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। हो गया। ठीक है बेटे। देखो बेटा, सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वे मेथड जिसको आप बोलते हो। सर्वे में क्या होता है, आप किसी भी चीज के बारे में पूरा डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? सर्वेक्षण मेथड किया जाता है, ठीक है। इसमें आमतौर पर आप स्कूलों के बारे में भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो कि स्कूल में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, उनको क्या एवरेज सैलरी मिल रही है, विद्यार्थियों का क्या अनुपात है, ठीक है। ये ज्यादातर जो सर्वेक्षण मेथड होता है, ये बालकों को सोशल कार्यकर्ता और विशिष्ट व्यक्ति और सरकारी कर्मचारियों से मिलने के लिए कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी मानचित्र है, रिकॉर्ड है या प्रमाण पत्र है, उनके आधार पर आपको क्या बताया जाता है? सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है। यानी कि या फिर आपको एक जब छुट्टियों में काम दिया जाता है, हॉलीडे होमवर्क में छोटे बच्चों को, तो उनको दिया जाता है कि आप कलेक्ट कीजिए, आप 5 या 10 टाइप की आप लीव्स को कलेक्ट कीजिए और उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लेके आइए। तो ये भी क्या है? एक सर्वे मेथड है। बच्चे क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे डिफरेंट टाइप की लीव्स को, उनको चार्ट के ऊपर चिपकाएंगे, नाम लिखेंगे कौन से पेड़ की लीव है और क्या है ये, ठीक है। या फिर आपको एक सर्वे के लिए ये दे सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की सोइल के बारे में आपको करना है, ठीक है। आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो आप क्या कर रहे हो? सर्वे कर रहे हो डिफरेंट टाइप की। कहीं पर आप लोमी सोइल ले रहे हो, कहीं पर आप क्या ब्लैक सोइल ले रहे हो, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की सोइल। और एक टाइप आता है आपका, जैसे आपको हॉलीडे होमवर्क में दिया जाता है, डिफरेंट टाइप की जो दाल होती है, ठीक है, उनके ऊपर। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका प्रोसेस स्किल इन ईवीएस। ईवीएस में क्या प्रोसेस स्किल है? पर्यावरण अध्ययन में प्रक्रिया कौशल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रोसेस स्किल का मतलब होता है जानी पहचानी विधि है ये आपकी। यह प्रक्रिया शब्द वैज्ञानिक विधि का समानार्थी है। इसमें आप परीक्षण, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, डाटा को कलेक्ट करना, निष्कर्ष निकालना आदि आते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि एक साइंटिफिक मेथड इन पैटर्न में किन चीजों को नहीं अपनाता है। प्रोसेस स्किल के अंतर्गत दी गई समस्या हल तक पहुंचाने के लिए बालक स्वयं अपनी विधि का चयन करते हैं। बालक को समस्या के समाधान का अवसर दिए जाने पर वह किसी विशिष्ट प्रक्रिया का चयन करेगा और समस्या का समाधान खोजेगा। इस प्रोसेस में विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं और इन गतिविधियों के द्वारा अंत में निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। देखो बेटे, अब इसमें क्या बताया गया है कि प्रोसेस मेथड क्या होता है? एक स्किल मेथड जिसको आप बोलते हो, प्रोसेस स्किल एक क्या है? आपकी जानी पहचानी मेथड माना जाता है। कैसे माना जाता है? कि ये आपका क्या बताता है कि आपके एक जो साइंटिफिक मेथड की तरह ही है,
आप इसमें भी क्या कर रहे हो, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, हाइपोथेसिस का प्रयोग कर रहे हो, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आप रिजल्ट निकाल रहे हो, ठीक है। इसी पैटर्न को आप फॉलो करते हो और साइंटिफिक मेथड में भी आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हो। ये किस लिए अपनाया जाता है कि बच्चे को क्या है, एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और बच्चा उस प्रॉब्लम को अपने ढंग से क्या करता है, सोल्व करता है। तो बच्चा जब उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो वहां पर जो जो वे प्रोसेस लगाता है उसी को प्रोसेस स्किल बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है मीनिंग? अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। एक तो है आपका प्रेक्षण, परसेप्शन, अंकों का प्रयोग करना, मेजरमेंट करना, हाइपोथेसिस लगाना, डिवीजन करना, ठीक है, आपका पूर्वानुमान लगाना और चेंजेस पर कंट्रोल करना, एक्सपेरिमेंट करके देखना, आइडल्स का फॉर्मेशन करना और रिसर्च करना। देखो भाई क्या क्या बताया गया इसमें। परीक्षण, प्रेक्षण से तात्पर्य विस्तृत बातों पर ध्यान केंद्रित करना और सरलतापूर्वक देखा जा सके रंगीन मोमबत्तियों के बीच एक सफेद मोमबत्ती देखना। परीक्षण का मतलब इसमें क्या किया गया है कि आप किसी भी चीज का क्या कर रहे हो, पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे हो। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की कैंडल्स आपको दे दी और उसमें से एक कैंडल आप ढूंढ रहे हो जो अलग कैंडल है, ठीक है, वो क्या है, सफेद कैंडल है आपकी, उसी को इन्होंने क्या बोला है, परीक्षण बोला है। उसके बाद आप किस किस तरीके से कर सकते हो, आप नंबर्स का प्रयोग करके, आप काउंटिंग का प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप और भी कुछ प्रतिशत निकालना, सिंप्लीफाई करना, ये सारे उपयोग आपका क्या है, स्किल के अंदर आता है, ईवीएस की स्किल्स के अंदर। और क्या सिखाया, और क्या होता है इसके अंदर, मेजरमेंट करना, आप बच्चे को लंबाई, आप बच्चे का वेट, हाइट, वॉल्यूम, एरिया, ये निकालना हम उसको सिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कल्पना, आप क्या कर रहे हो कि हमें अपने परिणामों तक पहुंचना है, डिवीजन कर देते हो, जो एक जैसी चीजें होती है उनको एक तरफ रख लेते हो, जो अलग चीजें होती है उनको अलग रख लेते हो। और उसके बाद संचारण में क्या बताया गया है, जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन की इकट्ठी की है उनको प्रेजेंट करना। पूर्वानुमान में क्या है, सुझाव को पूर्व प्रेक्षण पर आधारित करके एडवांस प्रेक्षण से निष्कर्ष सुझाना। हाइपोथेसिस में क्या है, जो भी आपने अलग से ढूंढा है उसको एक शिक्षित अनुमान का निर्माण करना। उसके बाद परिवर्तनों को कंट्रोल करना, जो भी एक अंतर आपने ढूंढा, उत्तर ढूंढा, उस समस्या का हल ढूंढने के लिए एक एक करके सभी परिवर्तनों के प्रभाव का परीक्षण करना, एक्सपेरिमेंट करना। और देखो बेटा, इसमें सबसे पहले बताया गया है आप किन किन चीजों का अपनी प्रोसेस स्किल में यूज करते हो, ठीक है। सबसे पहले तो मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम दी है, तो प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, जैसे वो आता है ना ओड वन आउट वाला गेम आता है बच्चों के सामने, तो ऐसे ही आपको कोई एक प्रॉब्लम दे दी, भाई इसको सोल्व करो, इसमें ओड वन आउट ढूंढो, तो आप क्या करोगे, इन्होंने एक एग्जांपल ले लिया प्रेक्षण के तौर पर। दूसरा क्या है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो आप वहां पर नंबर्स का प्रयोग कर सकते हो, आप मेजरमेंट का प्रयोग कर सकते हो, आप अपनी रीजनिंग पावर का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, आप क्या आप डिवीजन कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की उसको रख लेते हो, नहीं तो अदरवाइज आप उसको हटा देते हो। उसके बाद संचारण में क्या बताया गया, जितनी भी समस्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठा की है अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसको प्रस्तुत करते हो। आप पूर्वानुमान लगाते हो, यानी कि प्रीवियस नॉलेज के आधार पर आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हो। हाइपोथेसिस का निर्माण करते हो, तथ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का विवेचन कर एक शिक्षित अनुमान यानी कि हाइपोथेसिस कि हम ऐसे करेंगे फ्यूचर में, ये इसका निर्माण करते हो। आप जो भी चेंजेस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, यानी कि अपनी समस्या को हल ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके से उसको निकालने की कोशिश करते हो। आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, आप आइडल्स का निर्माण भी कर सकते हो, और रिसर्च, किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढने को कि नियोजित खोज को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप प्रोसेस स्किल के अंदर युक्त करते हो, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इन्होंने बताया कि बालक के मन में किस प्रकार के आइडियाज आते हैं और टीचर उन आइडियाज का कैसे बेनिफिट उठा सकता है, ठीक है। स्टूडेंट टीचर प्रोसेस स्किल आ गई। उसके बाद है टीचर, बच्चे के मन में क्या है, अलग अलग प्रकार के आइडियाज आते हैं। आप भी जब आप टीचर बन जाओगे, आप देखोगे आपकी क्लास में 10 बच्चे, तो 10 बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसके आधार पर बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने अलग अलग आइडिया बताते हैं, ठीक है।
और उस आइडिया से क्या है, आपको क्या लाभ होता है कि कई बार ऐसा बच्चा आइडिया बता देता है कि मान लो कोई प्रॉब्लम और आप सोल्व नहीं कर पा रहे, बच्चे ने कोई ऐसा आइडिया लगा दिया जिससे आप इजीली उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बच्चे का जो माइंड होता है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि नए नए आइडियाज उसके सामने आते रहते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन को अलग अलग तरीके से जोड़ता है। क्योंकि आप तो क्या है, टीचर क्या है, एक मैच्योर पर्सन है और बच्चे क्या है, मैच्योर नहीं है, तो वो अलग अलग, और उनका माइंड भी क्या है, एक मतलब छोटे बच्चों का माइंड थोड़ा ज़्यादा तेज चलता है। ठीक है, क्योंकि टीचर का तो माइंड क्या, अब इतने साल हो गए, ठीक है, वो पढ़ाता है वो पुरानी चीज़ें, लेकिन आज के बच्चे क्या है, उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी है, तो उनके दिमाग में भी नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। तो अध्यापक द्वारा बच्चे जो इन आइडियाज़ का यूज देते हैं, इन युक्तियों को क्या है, फॉर्मूला से जोड़ने में क्या है, बच्चे जोड़ने की कोशिश करें और बच्चों को समझाने की कोशिश करें, बच्चों को सुने कि वो क्या चाहते हैं। इससे क्या होएगा, आप एक तो आपकी क्लास में डिसिप्लिन बना रहेगा, बच्चे को भी ये लगेगा, बच्चा मोटिवेट होएगा। ठीक है, बच्चे को क्या है, अधिक अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आती है आपकी ईवीएस स्टडी के अंदर बालकों को कौन कौन सी एक्टिविटी कराई जाती हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ में आपकी क्या है, सबसे पहले इन्होंने बताई है व्हाट फ्लोट एंड व्हाट सिंक इन वाटर। ठीक है, पानी में क्या तैरता है और क्या डूब जाता है। तो प्राइमरी लेवल पर बच्चों से ये चीज़ें करवाई जाती हैं। ठीक है, उनको अलग अलग चीज़ें, जैसे पेपर की नाव बता दी उनको लकड़ी का कोई सामान, और आयरन में उनको लोहे की, जैसे आपको कोई भी कील दे दी, डाल दी, वो डूब गई। ठीक है, तो बच्चे को किससे हम सिखाते हैं कि कौन सी चीज़ पानी में डूब जाती है और कौन सी पानी में तैरती है। उनको घर से भी ये एक्सपेरिमेंट करने को बोला जाता है कि 10 ऐसे आइटम के नाम लिख के लाना जो आपके क्या है, पानी में तैरते हैं, और 10 ऐसे आइटम जो पानी में डूब जाते हैं। तो बच्चे घर पे जाके इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। दूसरा है नज़दीकी क्लिनिक और तालाब बाजार का भ्रमण। ठीक है, विजिट टू नियर बाय क्लिनिक, पोंड एंड स्टेबल मार्केट। ठीक है, इसमें क्या कराते हैं हम, प्राइमरी लेवल पर बच्चे का क्या है, टीचिंग यानी कि एजुकेशनल ट्रिप करवाते हैं, जिसमें वह छात्रों को अपने विद्यालय के इसमें किसी भी हम क्लिनिक में लेके जा सके, यानी कि हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं। हॉस्पिटल में हम बच्चे को ये अवेयर कराते हैं, देखो भाई प्राथमिक जो सेवाएं होती है वो क्या होती है, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या है, क्या मेडिसिन है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बच्चे को दिखाते हैं। तालाब में बच्चे को इकोसिस्टम हम वहाँ पे दिखाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पानी में रहने वाले जीव यहाँ पे होते हैं। बाजार में हम बच्चे को अलग अलग प्रकार के सामान्य और व्यवहारिक जो ज्ञान है उसके प्रति उसको अवेयर करते हैं। ठीक है भाई, कि मार्केट में हम ऐसे सामान खरीदते हैं, ये करते हैं, वो सारी चीज़ें उनको करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट ग्रुपिंग फ्लावर, सीड्स, लीव्स। ठीक है, यानी कि फूल, बीज और पत्तों का संग्रह। प्राइमरी लेवल पर ये भी बच्चों से बहुत कराया जाता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने सर्वे मेथड में एग्जांपल लिया था, बच्चों से हम लीव्स को इकट्ठा करने का प्रोजेक्ट दे सकते हैं, बच्चों को अलग अलग टाइप के सीड्स को इकट्ठा करने का प्रोजेक्ट दे सकते हैं, फूलों को कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूल कलेक्ट करके लाने हैं और आपको उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये वाला। उसके बाद क्या है, एक बताया है इन्होंने एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, फिर एक एक्टिविटी ये दे सकते हैं बच्चे को कि भाई आपको हॉलीडे होमवर्क में क्या करना है, जितने भी आपके घर न्यूज़पेपर आए, चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर आए या हिंदी न्यूज़पेपर आए, ठीक है, उसको आपको ध्यान से देखना है, और जो मेन हेडिंग है जो आपको डेली की 10 न्यूज उसमें से छाट के आपको लिखनी है। ठीक है, ये क्या है, बच्चे की रीडिंग स्किल को, बच्चे की राइटिंग स्किल्स को, बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, बच्चे की रीजनिंग पावर को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हम बच्चे की प्राइमरी लेवल पे करवा सकते हैं, जो आप देखते हो कि हर हॉलीडे होमवर्क में यही एक्टिविटी बच्चे को देखने को मिलती है। उसके बाद है आपकी ईवीएस की टीचिंग के अंतर्गत करवाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज किस प्रकार लाभकारी, बच्चों के लिए किस प्रकार लाभकारी हैं। ये आपने काम तो दिया, तो बच्चों के लिए किस प्रकार ये बेनिफिशियर है। तो एक तो बच्चों के विचारों की परख होती है कि बच्चे इस एक्टिविटीज के जरिए बालकों के मूलभूत क्या विचार है, यानी कि उनके ओरिजिनल थॉट क्या है, उनके बारे में बच्चे को पता लगता है। क्योंकि देखो सब बच्चे एक जैसी चीजें तो नहीं लिख के लाएंगे, कोई कुछ लिख के लाएगा, कोई कुछ लिख के लाएगा। बच्चों के ज्ञान का संधिकरण, यहाँ पर बच्चों का जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, वो भी चेक हो जाती है कि उनको पहले से कितनी नॉलेज है और अब कितनी नॉलेज है। स्पेशलाइजेशन हो जाता है। इसमें क्या है, हर एक बच्चे की अपनी स्पेशल एक्टिविटी होती है। हमने तो उनको जस्ट ये बोला था कि आपको 10
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीड्स को आपको कलेक्ट करके लाना है। तो जरूरी नहीं सब बच्चे एक जैसे सीड लेके आएंगे, सब बच्चे अलग अलग भी ला सकते हैं और एक जैसे भी ला सकते हैं। ज्ञान का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ नॉलेज होती है, वो अपने ज्ञान का क्या करते हैं, अलग अलग ढंग से प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होती है, बच्चे की रीजनिंग पावर बढ़ती है और बच्चे की क्वेश्चनिंग पावर भी यहाँ पर बढ़ती है। और आत्म व्यक्ति बच्चा खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि भाई मैंने ये चीजें वहां से कलेक्ट की, मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे बेनिफिट बच्चे को होते हैं जब उनको सारी की सारी एक्टिविटीज जब हम बच्चे को कराते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है बेटे, अब आता है आपका लास्ट पॉइंट है 3.3, डिफरेंट वेज ऑफ असाइनिंग एंड यूजिंग असेसमेंट फॉर फ्यूचर लर्निंग। जिसमें आप क्या पढ़ोगे, असेसमेंट क्या होती है। असेसमेंट का मतलब होता है बेटा आप लोगों का इवेल्युएशन करना, ठीक है। असेसमेंट जो आपकी ड्यूरिंग पढ़ाई के दौरान जब आपके ऊपर ये रखा जाता है कि बच्चे की कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी प्रोग्रेस नहीं है, उसको जानने के लिए जब आपसे टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका असेसमेंट या आकलन करना कहलाता है। ठीक है, ये डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है आपका, ठीक है। और जो आपका आकलन होता है ये इन्होंने क्या है अलग अलग प्रकार, एक तो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको बोलते हैं, और एक होता है आपका सबमिटिव असेसमेंट, और एक होता है डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपके एफएमएन जिनको यूनिट टेस्ट आपको आप बोलते हो, यूनिट टेस्ट में जब नंबर कम आते हैं तो आपका क्या हो जाता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो जाती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट कैसे भाई, कि भाई आपको नहीं समझ में आता तो अभी आपके पास टाइम है और आप क्या है आगे इसको कर सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद जो सबमिटिव असेसमेंट होती है वो एट द लास्ट जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं वो क्या होती है, आपकी सबमिटिव असेसमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर में, ये पक्का आएगा। सीसीई होता क्या है, सीसीई का मतलब, मैम मैं बता दूं सीसीई, हाँ बता दो बेटे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन का देखो ये मतलब होता है जो आपकी असेसमेंट होती है और आपकी फॉर्मेटिव और असेसमेंट होती है ना। देखो जो आप फॉर्मेटिव वाला कर रहे थे वो तो आप क्लास के अंदर बैठकर ही एनालाइज कर रहे थे सारी चीजें, और असेसमेंट में आपको ईयरली बता दिया जा रहा था। लेकिन फिर ये सब जब एनालाइज हो गया तो उसके बाद आपका आता है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। इसके अंदर ना आपके ना नॉन स्कॉलिस्टिक एरिया को कवर किया जाता है। मतलब कि देखिए स्टूडेंट्स ना, कुछ स्टूडेंट्स गेम्स में अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आपके क्रिकेट में अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं ना उनका, अगर आप सिर्फ फॉर्मेटिव लेके चल रहे हो, असेसमेंट लेके चल रहे हो ना, तो सिर्फ बच्चे की पढ़ाई को देखा जा रहा है। लेकिन आपकी कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन के अंदर आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा जाता है कि आप गेम्स में कैसे हो, आप पढ़ाई में कैसे हो, आपका कहाँ कौन से क्राइटेरिया में आप कितना अचीवमेंट लेकर आ रहे हो। तो इसी को हम कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन के अंदर ना आपका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बच्चे की आप पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट देखें, बच्चे का ओरल टेस्ट कैसा है, बच्चे की स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट कैसी है, और बच्चे का रिटन टेस्ट में कैसा है, बच्चा ऐसे टाइप में कैसा कर रहा है, मतलब ओवरऑल, ठीक है। और इसमें मेरिट की बात करेंगे आपके तो सारे ही मेरिट में आपका अ गुड टेस्ट इंस्पायर द स्टूडेंट। मतलब कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन के अंदर ना आपके अगर अच्छे टेस्ट हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप इंस्पायर होते हो। और अगर जैसे आपने हुई आप गेम्स में अच्छा कर रहे हो तो आप उससे इंस्पायर होते हो। आप डिफरेंट टाइप के कोर्सेज को रेगुलर बेसिस और पंक्चुअलिटी के बेसिस पे ना कवर कर पाते हो। आप जो आपको प्रॉब्लम होती है कि सिर्फ आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ही अच्छा कर पा रहे हो और बाकी सब्जेक्ट आपके अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उस पर भी क्या करते हो, फोकस कर पाते हो, ठीक है। तो ये था आपका कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। ये सीबीएसई लेकर आए थे और सीबीएसई का यही ऑब्जेक्टिव था लाने का कि आप बच्चे की सारी ही चीज़ों में क्या करें, हेल्प करें। लेकिन जब आपका फॉर्मेटिव और असेसमेंट था ना उसमें बच्चा ओवरऑल डेवलप नहीं कर पा रहा था, इसलिए, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। वेरी गुड बेटे। उसके बाद है आपका
इवैल्यूएशन के बाद आता है कि जो आपका टीचर स्टूडेंट विद्यालय के शिक्षण के दौरान आकलन में कौन कौन से तरीके का, यानी कि जब आपका असेसमेंट किया जाता है तो हम कौन कौन से मेथड को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या है, बालकों को अलग अलग मेथड का यूज कर सकते हैं, बच्चों से ड्राइंग करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके दे रखे हैं कौन कौन से असेसमेंट के मेथड है, फोटोग्राफ्स, ड्राइंग, नरेटिव्स, चिल्ड्रन डिस्कशन। ठीक है, इन मेथड के जरिए हम बच्चों का वो करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है आपकी किसकी, फोटोग्राफ्स की, यूजिंग द फोटोग्राफ्स। विद्यालय में क्या है, बच्चे को जब एडमिशन दिया जाता है तो फोटो भी लिए जाते हैं, तो फोटो पालकों की बहुत सी भावनाओं और जो बच्चों के हाव भाव है उसको प्रदर्शित करते हैं। तो फोटो से जो बच्चे का हाव भाव है, भावनाएं आदि की स्टडी करके उसके जो इमोशनल लेवल्स है उसका असेसमेंट किया जाता है कि विद्यालय में बालक के अगर फोटो नहीं है तो अध्यापक बालकों से उसे कुछ फोटो उनके पास पहले से मौजूद है मंगवा सकते हैं, और नए खींच कर अध्ययन करने के लिए छात्रों की इमोशनल और मेंटली असेसमेंट के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। ड्राइंग्स, बच्चों के द्वारा ड्राइंग बनवा के, रेखा चित्र बना के ड्राइंग बुक में खींची गई आड़ी तिरछी जो रेखाएं हैं उनसे भी क्या है बच्चे का असेसमेंट किया जाता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, इनकी स्टैंडिंग लाइन कौन सी है, आपकी स्लीपिंग लाइन क्या है, कर्व लाइन क्या है। इससे बच्चे को की एक तो आर्ट की असेसमेंट की जाती है और उनके इंटेलेक्चुअल लेवल की, और प्राथमिक लेवल पर बच्चों के ये 2-3 चीजें जरूर करवाई जाती हैं। ठीक है, एक तो बच्चों के छाया चित्र यानी कि फोटोग्राफ से बच्चे को फैमिली ट्री बनाना दिया जाता है। ठीक है, फैमिली ट्रीज के जरिए बच्चे को ये सारी फीलिंग्स की उनका पता लगाने की कोशिश की जाती है। आगे है आपके नरेटिव्स, यानी कि बच्चे को, नरेटिव्स का मतलब है स्टोरी टेलिंग वे में उनको चीजें बताई जाती हैं, उनसे स्टोरी लिखवाई जाती है, क्लास में स्टोरी उनको समझाई जाती है, सुनाई जाती है, बच्चे को भी भाई आप भी आ गया और कोई ना कोई स्टोरी बताओ। इससे बच्चे के अंदर जो छिपे हुए भाव हैं वो बच्चा बताता है, उनकी इंटेलेक्चुअल इमोशनल लेवल का यहाँ पर असेसमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों के साथ ग्रुप डिस्कशन हो गया कि बच्चे को हम किसी भी चीज पर लेकर, किसी भी टॉपिक के ऊपर बच्चों का ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, जिससे उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थिंकिंग पावर बढ़ती है, इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है, उनकी रीजनिंग पावर, एक दूसरे से कंपटीशन करने की पावर, हेजिटेशन दूर होती है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। उसके बाद बात आती है पोर्टफोलियो की कि पोर्टफोलियो का क्या अभिप्राय है। ठीक है, दिया बताओगे या मैं ही करा दूं? देखो बेटा, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो में किसी जो भी स्टूडेंट होता है उसका एक सिस्टमैटिक तरीके से, किस तरीके से बच्चा काम कर रहा है, कैसा उसका बिहेवियर है, पढ़ाई में कैसा है, उसकी ओवरऑल प्रोग्रेस क्या है, पूरे साल में उसने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। जब ये सारी चीजें का एक जगह पर बच्चे की नोट डाउन की जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो आम प्रकार पर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोसेस पोर्टफोलियो, दूसरा होता है आपका प्रोडक्टिव पोर्टफोलियो। जो प्रोसेस पोर्टफोलियो होता है, लर्निंग स्टेप का एक क्या होता है, एक पेपर होता है जो किसी भी विद्यार्थी की प्रगति का रिकॉर्ड दिखाता है। जैसे आपको क्या मिलता है बेटा, स्कूल में जब पास आउट होते हो तो रिपोर्ट कार्ड जो मिलता है, ठीक है, दैट इज अ पोर्टफोलियो, योर प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद एक होता है आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, किसी भी विद्यार्थी की कार्य की निपुणता में सार्वजनिकता करता है। इसमें विद्यार्थियों की पहचान, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव, दस्तावेजी प्रोसेस अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अध्यापक प्रक्रिया पोर्टफोलियो को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि प्रक्रिया पोर्टफोलियो दस्तावेजी चरणों जिसमें कोई विद्यार्थी प्रवेश करता है, प्रगति के आदर्श होते हैं। ठीक है, एक तो प्रोडक्टिव होता है, एक प्रोग्रेस पोर्टफोलियो तो क्या है, आपका रिपोर्ट कार्ड हो गया, और जो प्रोडक्टिव पोर्टफोलियो है ये टीचर को सारी नॉलेज अपने पास कलेक्ट करके रखनी होती है। इसके स्टेप क्या क्या होते हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों को स्पष्ट रूप से पोर्टफोलियो की सामग्री की पहचान होनी चाहिए, क्या क्या हमें रिकॉर्ड करना है, टीचर को क्या क्या ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स की, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। दूसरे स्टेप में क्या है कि टीचर को इवेल्युएशन प्रोसेस को कैसे डेवलप करना है, कैसे बच्चे को ग्रेडिंग देनी है, क्या करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। और तीसरे स्टेप में क्या है, पोर्टफोलियो में सम्मेलन को सुरक्षित रखने, उसको फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से बच्चे के साथ मुलाकात, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से ऑब्जर्वेशन के मेथड से उनके बारे में नॉलेज इकट्ठी की जाती है और उनको क्या कर लिया जाता है, नोट डाउन कर लिया जाता है। पोर्टफोलियो बनाने के लाभ क्या होते हैं, एक तो इवेल्युएशन करने में इजी होता है, और दूसरा क्या है, बच्चे के वास्तविक आइडियोलॉजी क्या है उसको मेजर कर सकते हैं हम, बच्चे के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है उनका हमें पता लग जाता है। आपको पता लग जाता है जब आप क्लास में पढ़ाते हो कि कौन सा बच्चा निकम्मा और कौन सा बच्चा पढ़ने वाला होता है। ठीक है, बच्चे को क्या है हम अनुशासन में ढालने की कोशिश करते हैं, बच्चे को क्या है लर्निंग ऑब्जेक्टिव और उनकी
प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। हानियां क्या होती है भाई, पोर्टफोलियो बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बच्चों के बारे में एक एक नॉलेज हमें क्या है कलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या बनाना मुश्किल होता है, ठीक है। इस पे क्या है हम इंडिविजुअल इवेल्युएशन प्रोसेस अपनाते हैं, सम्मेलनों को अनुसूचित करना है और पोर्टफोलियो बनाकर सबको दिखाना, फिर ये एक बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है, ठीक है। आपकी बुक में एक पोर्टफोलियो का स्पेसिमेन दिया गया है, इसमें पहले आपको स्कूल का नाम दे दिया, क्या क्या अचीवमेंट है, सेशन क्या है, बच्चा क्या है, पूरा का पूरा। देखो बेटा, आप पोर्टफोलियो को मानो जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड में जो जो चीजें छपी होती है ना, वही सारी चीजें यहाँ पे छपी हुई होती हैं। मिल गया? स्पेसिमेन दे रखा है आपको पोर्टफोलियो का? नो मैम। कोई बात नहीं, मैं मेरे इसमें दिखाती हूँ एक बार कैमरा फ्लिप करके। भाई फ्लिप हो जा। देखो बेटे, यहाँ पे क्या है आपका पोर्टफोलियो का स्पेसिमेन दे रखा है। पहले स्टूडेंट के बारे में पूरी की पूरी आपको क्या दे रखी है, इंफॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे बच्चे का क्या नाम है, कौन सी क्लास है, क्या सेक्शन है, एडमिशन नंबर क्या, रोल नंबर क्या, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके स्कूल में हैं। उसके बाद यूनिट यानी कि जो आपके फर्स्ट यूटी हुए 20 नंबर के, उसमें कितने नंबर आए बच्चे के। सेकंड में आपकी जो FA1 के एग्जाम हुए उसमें कितने नंबर आए, यूटी सेकंड में कितने नंबर आए, हाफ ईयरली में कितने आए, फिर आप टोटल कर देते हो, एनुअल फिर आ जाता है आपका, फिर आप ग्रेड निकालते हो। फिर यहाँ पे क्लास टीचर के साइन, जो भी आपके अलग अलग क्लास टीचर हैं, प्रिंसिपल के सिग्नेचर, पेरेंट्स के सिग्नेचर, ठीक है। जैसे आपका क्या होता है रिपोर्ट कार्ड, ऐसे ही होता है ना आपका। यस मैम। हाँ जी। उसके बाद क्या है, कुछ ये चीज़ें भी होती हैं जिसमें टीचर टिक कर रखा होता है आपके रिपोर्ट कार्ड में। लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चे की सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे रहे, कॉम्प्रीहेंशन, कन्वर्जेशन स्किल, ये आपके नरेशन, ये पे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट क्या है टीचर टिक मार्क कर देता है। फिजिकली और मोटर डेवलपमेंट में आप कैसे थे, क्रिएटिव डेवलपमेंट कैसे थे, सोशल डेवलपमेंट में कैसे थे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो जो जो टीचर को ठीक लगता है, वेरी गुड देना है, गुड देना है, एवरेज देना है, एक्सीलेंट देना है, उस पर टिक कर देता है टीचर। उसके बाद लास्ट में कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपका ये हो गया, ये ग्रेड आपने पास कर ली और आप उसमें उसके लिए क्वालिफाई। उसके बाद आपको नीचे इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जो आपका लास्ट में जो पेज होता है ना आपका रिपोर्ट कार्ड का, उस पर इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं। वो आउटस्टैंडिंग 97% से ऊपर A+, 90 से 97% वाला A, वेरी गुड जिसको 80 से 89 तक आए हैं, B+ गुड 70 से 79 वाला, B फेयर 60 से 69, C+ एवरेज होता है 50-59, C बिल्कुल C है, नीड इम्प्रूवमेंट की जरूरत है 40% है, या ठीक है ओनली पासिंग मार्क्स हैं। तो इस तरीके से क्या है आपका दे रखा होता है। तो आज आपकी जो EVS की 3rd यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट 2 यूनिट आपकी रह गई है, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ठीक है। ये 2 यूनिट रह गई है। अब आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी।